हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एंटी अमोएबिक ड्रग और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अमोबियासिस की पैथोजेनेसिस को, जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है जो कि मेन कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से अमोबियासिस होता है, उसकी लाइफ साइकिल को हमने डिस्कस किया। हमने देखा कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनसे अमोबियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कौन कौन सी ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिनके होने की वजह से अमोबियासिस के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने अमोबियासिस को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, ये सारा कुछ समझ लिया है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द ट्रीटमेंट कि आप अगर किसी इंसान को अमोबियासिस है, अगर उसकी बॉडी में एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक हो गया। मैंने पहले ही लेक्चर में, अगर आप ये याद रखिएगा कि ये जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर का कॉन्टिन्यूएशन है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो आप इस पार्ट को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, डिफिकल्ट होगा समझना, इसीलिए आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए और फिर इस पार्ट पे आइए। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था कि जब भी एंटामीबा हिस्टोलिटिका हमारी बॉडी में एंटर करता है, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, सिस्ट और ट्रोफोजॉइड फॉर्म। सिस्ट फॉर्म क्या है? इन्फेक्टिव फॉर्म है। ट्रोफोजॉइड फॉर्म क्या है? इन्वेजिव फॉर्म है। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जब भी ये सिस्ट फॉर्म एंटर करती है हमारी बॉडी में, क्योंकि इन्फेक्टिव फॉर्म है तो इन्फेक्शन जब होगा वो सिस्ट की वजह से ही होगा। तो जब सिस्ट हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद आपने देखा कि ये दो ऑर्गन्स हैं जिनको मेनली अफेक्ट कर रहा है। कौन कौन से वो ऑर्गन है जिनको ये अफेक्ट कर रहा है? पहला ऑर्गन आपने देखा कि इंटेस्टाइन, हमारी कोलॉन, लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द कोलॉन, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। पहला ऑर्गन जो अफेक्ट होता है वो क्या है? आपका कोलॉन है, और दूसरा ऑर्गन क्या है? आपका लीवर है। ठीक है, पूरी लाइफ साइकिल में हमने समझा था। तो ये दो ऑर्गन्स हैं जो मेनली अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और आपने देखा था जो इंटेस्टाइन में जो आपका इन्फेक्शन हो रहा है बेसिकली, ठीक है, जो इंटेस्टाइन में जो डैमेज हो रहा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से, वो कौन कर रहा है? आपकी इसकी सिस्ट फॉर्म कर रही है। ठीक है, जिसमें आपके 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जबकि लीवर में जो इन्फेक्शन हो रहा है आपका, वो किसकी वजह से हो रहा है? ट्रोफोजॉइड फॉर्म की वजह से हो रहा है। ये केवल फॉर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको, तो ये हमारा थोड़ा बहुत आइडिया है कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो अब क्या बात हो रही थी कि अगर आप मेडिसिन देते हैं, अब ड्रग्स की बारी आती है कि भाई अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, अमोबियासिस हुई है, तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि हमारी अलग अलग अप्रोच हो सकती हैं। पहली अप्रोच क्या है कि हम ऐसी ड्रग दें जो केवल इंटेस्टाइन पे काम करती हो। ठीक है, ऐसी ड्रग जो केवल इंटेस्टाइन पे काम करती हो, ऐसी ड्रग को हम क्या बोलते हैं? देखो, ल्यूमिनल अमीबिसाइड। ये कौन सी ड्रग है? ल्यूमिनल अमीबिसाइड है। सपोज ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको बताया है। तो अगर इसके ल्यूमिन में यहाँ पे अगर क्या है, ये सिस्ट या ट्रोफोजॉइड प्रेजेंट है, इस तरीके से ये है, देखो ये प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ये जो ल्यूमिनल अमीबिसाइड है, ये केवल इन्हें टारगेट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये वो ड्रग होंगी जो केवल ल्यूमेन में, यानी कि जो कोलॉन है, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच वाला जो होलो पार्ट है, खाली हिस्सा होता है, वहां पे जो आपके सिस्ट या ट्रोफोजॉइड प्रेजेंट है, ये केवल उसको टारगेट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये ल्यूमिनल अमीबिसाइड है। ठीक है, इन्हें औरों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें ये इस चीज से मतलब नहीं है कि इन्फेक्शन आपके लीवर में भी पहुंच चुका है, कि लीवर में जाके भी ये काम करें। ये केवल कहाँ पे काम करती है ये मेडिसिन? केवल ल्यूमिन में। ठीक है, यानी कि इंटेस्टाइन का जो बीच का खाली हिस्सा है, अगर वहां पे आपका इन्फेक्शन है, वहां पे ये सिस्ट या ट्रोफोजॉइड प्रेजेंट है, तो ये केवल वहां पे काम करेंगे। ठीक हो गया। अब जो दूसरी बात आती है आपकी, अच्छा आप ये भी सोच सकते हैं कि मैंने बोला कि इंटेस्टाइन में आपका सिस्ट फॉर्म होती है, तो ध्यान रखिएगा कि लाइफ साइकिल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारी बॉडी में सिस्ट एंटर करता है ना, तो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचते ही वो ट्रोफोजॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ट्रोफोजॉइड या तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं और आपके लीवर को अफेक्ट करते हैं, या फिर वो ट्रोफोजॉइड फिर से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपकी इंटेस्टाइन पे
अटैक करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिस्ट लिखा है। अदरवाइज जो इंटेस्टाइन में आपके ट्रोफोजॉइट्स भी होते हैं और सिस्ट भी होते हैं, लेकिन जो इन्फेक्शियस है, जो इन्फेक्शन करेगा वो कौन है? सिस्ट फॉर्म है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? आपके ल्यूमिनल अमीबीसाइड है, यानी कि ये केवल ल्यूमिन पे काम करेंगे। अब दूसरा काम क्या हो सकता है? चलिए, दूसरे एजेंट क्या हो सकते हैं? ये वो एजेंट हो सकते हैं जो केवल कहाँ काम करें? लीवर में। उन्हें इंटेस्टाइन से कोई मतलब नहीं है, सीधे आपके एब्जॉर्ब होके आपके कहाँ चले जाएंगे? लीवर में चले जाएंगे, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, और वहां पे जो ट्रोफोजॉइट्स हैं उन्हें खत्म कर देंगे। तो ऐसी ड्रग जो केवल क्या करती हैं? आपकी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमोबियासिस पे काम यूज होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगी, ये कौन सी है? आपके एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबिसाइड। ये वो आपकी ड्रग होंगी जो केवल और केवल लीवर पे काम करती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन से अलग, और इंटेस्टाइन से अलग कौन सा ऑर्गन आपका अफेक्ट होता है? लीवर। और भी ऑर्गन होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्ट आप कौन सा ऑर्गन होता है? लीवर। तो यहाँ स्पेशली एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल वर्ड इस चीज को डिनोट कर रहा है कि हम लीवर की बात कर रहे हैं। तो ये वो ड्रग होंगी जो केवल लीवर पे काम करेंगी। अब एक और कैटेगरी आती है जो दोनों पे काम करती है, यानी कि कौन सी कैटेगरी रहेगी? यहां पे मैं लिख रही हूं बोथ intestinal and extra intestinal अमीबिसाइड। ये वो ड्रग होंगी जो दोनों जगह काम करेंगी। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन हुई है ना, ये इंटेस्टाइन पे भी काम कर रही है, ये आपकी लीवर पे भी काम कर रही है, क्योंकि इन्फेक्शन तो दोनों जगह हुआ है, लाइफ साइकिल में हमने डिटेल में देखा था। तो ये 3 कैटेगरी हमारे पास टोटल ड्रग्स की अवेलेबल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं कौन कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आती है, और फिर इनके मैकेनिज्म को समझेंगे, जिनके मैकेनिज्म अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स आप देखोगे जिनके मैकेनिज्म अभी भी अननोन है, पता नहीं चला है कैसे करती हैं, बट करती हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलो इन्हीं की बात कर लेते हैं, ऐसी ड्रग जो कि इंटेस्टाइन पे भी काम करेंगी और लीवर पे भी काम करेंगी, क्योंकि यही 2 ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। वो कौन सी ड्रग है? देखो, इसमें आती है आपकी नाइट्रोइमिडाजोल, डेरिवेटिव है ये बेसिकली मेट्रोनिडाजोल। इसके और भी एनालॉग है, ठीक है, ट्रिनिडाजोल, सारे मैं नहीं लिखूंगी बेटे, ठीक है, ट्रिनिडाजोल, एल्बेंडाजोल, सैक्निडाजोल, ठीक है, ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। तो मैं यहाँ पे यही नेम मेंशन कर रही हूँ। तो फर्स्ट आपकी कैटेगरी नाइट्रोइमिडाजोल की है, इसमें ये ड्रग्स आती हैं। ये स्पेशली ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं? इंटेस्टाइन में और लीवर दोनों में काम करती है। इसके अलावा सेकेंड कैटेगरी और अवेलेबल है हमारे पास, ये इमैटिन, डाइहाइड्रोइमैटिन, ये आपकी ड्रग है, अल्कलॉइड की कैटेगरी में आती है बेसिकली, ठीक है। ये आपकी इपिकाकुना का एक प्लांट होता है, उससे ये ऑब्टेन की जाती है, प्लांट बेस्ड ड्रग है ये, ठीक है। ये भी आपकी क्या करती है? इंटेस्टाइन पे भी काम करती है और लीवर पे भी काम करती है। मैकेनिज्म इसके, चलिए पहले मैकेनिज्म इन दोनों के समझ लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव की, जो ये मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल है, इसके साथ जो सेक्निडाजोल है, आपकी एल्बेंडाजोल है, ये कैसे काम करती है नाइट्रोइमिडाजोल बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या करती हैं आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके लिए ये है कि इनका एक्टिवेशन पैरासाइट के अंदर होता है, ठीक है। पैरासाइट यानी कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो आपका ये जो इसका चाहे वो सिस्ट फॉर्म हो चाहे ट्रोफोजॉइट फॉर्म हो, ये बेसिकली क्या करती हैं? जब पैरासाइट के अंदर एंट्री लेती हैं, ठीक है, तब जाके इसका एक्टिवेशन होता है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारी सेल्स को डैमेज नहीं होगा, ठीक है, हमारी सेल्स बच जाएंगी। तो होगा क्या? देखो, तो क्या होता है, देखो, जो सपोज ये पैरासाइट है, ठीक है, ये पैरासाइट है, ठीक, पैरासाइट ये हो गया, यानी कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। तो आपने क्या ली? आपने ली मेट्रोनिडाजोल MTZ, ठीक है, ये इमिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल को मैंने मेनली ले लिया है। आपने मेट्रोनिडाजोल ली, रेड कलर से मैंने डिनोट की हुई है। तो ये इनएक्टिव है, जैसे ही ये ट्रैवल करती हुई इस पैरासाइट के अंदर जाएगी, तब जाके क्या होगा? इसका एक्टिवेशन होगा। तो एक्टिवेशन को मैं दिखा देती हूँ,
इस तरीके से कि ये आप देखो एक्टिव हो चुकी है, इसमें ब्लू पॉइंट आ गया है, ये एक्टिवेशन को शो कर रहा है। ठीक है, पैरासाइट के अंदर हुआ ना एक्टिवेशन। तो अब इस चीज को समझते हैं ये एक्टिवेशन कैसे होता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, देखो पैरासाइट के अंदर आपका एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं PFOR। PFOR का फुल फॉर्म क्या है, पायरुवेट फेरिडॉक्सिन ऑक्सीडोरेडक्टेज। ठीक है, या फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये वो एंजाइम है जो क्या करता है आपका, मेनली ये जो नाइट्रोइमिडाजोल कैटेगरी की जितनी भी ड्रग है इनके एक्टिवेशन में हेल्प करता है। तो मैं इसे समझाऊं आपको ये एंजाइम कैसे काम करता है। चलिए PFOR को समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो होता क्या है, देखो पैरासाइट के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, मैं बाहर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, पैरासाइट के अंदर देखो क्या हो रहा है। जो पैरासाइट के अंदर क्या होता है, आपका जो पायरुवेट है, पैरासाइट के अंदर जो पायरुवेट है, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है पायरुवेट क्या होता है, आपका ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एंड प्रोडक्ट पायरुवेट ही होता है। तो पैरासाइट के अंदर क्या होता है, जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो आपका पायरुवेट है, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, और इसके कन्वर्जन के लिए आपका क्या होता है, आपका ये एंजाइम जरूरी होता है। क्या नाम है इसका, PFOR। PFOR मतलब पायरुवेट, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, है ना, आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरुवेट फेरिडॉक्सिन, फेरिड या फिर फेरिडोरिडक्टेज आप लिख सकते हो, मैं फेरिडॉक्सिन ही लिख रही हूँ। पायरुवेट फेरिडॉक्सिन ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये एंजाइम का नाम है। ठीक, ये एंजाइम क्या करता है, पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। इसके साथ साथ एक और कन्वर्जन होता है, केवल यही कन्वर्जन नहीं होता। जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो उसी टाइम पे आपका जो फेरिडॉक्सिन है, इसीलिए यहाँ पे फेरिडॉक्सिन आया है, देखो जो फेरिडॉक्सिन है अपनी ऑक्सीडेटिव फॉर्म से अपनी रिडक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो फेरिडॉक्सिन है वो क्या हुआ आपका, अपनी ऑक्सीडेटिव जो उसकी स्टेट थी उससे कौन सी स्टेट में आ गया, रिडक्टिव स्टेट में आ गया। ये कन्वर्जन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ PFOR। तो सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, इस एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, और इस कन्वर्जन के साथ साथ एक और कन्वर्जन होता है कि जो फेरिडॉक्सिन है वो अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाता है। अब होगा क्या, जो ये फेरिडॉक्सिन अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में आया है ये वापस से अपनी ऑक्सीडेट फॉर्म में आएगा, कन्वर्ट होगा, क्योंकि आप जानते हो ना ऑक्सीडाइज्ड और रिडक्टिव फॉर्म के बीच में इंटरचेंज होते रहता है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रिडक्टिव में कन्वर्ट हुई है तो रिडक्टिव वापस से ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट होगी, लेकिन जब ये रिड्यूस्ड फॉर्म अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो उस टाइम पे ये क्या करने वाली है, अब ये क्या करेंगी, इस जो मेट्रोनिडाजोल, जो आपके इमिडाजोल डेरिवेटिव अंदर एंटर किए थे, चाहे वो मेट्रोनिडाजोल हो, एल्बेंडाजोल हो, टिनिडाजोल हो, इनको एक्टिव कर देगी। देखो कैसे करेगी, ये क्या करेगी, जब ये कन्वर्जन हो रहा होगा तो आपका एक और चीज होगी कि जो आपका NO2 ग्रुप, ध्यान रखिएगा जितने भी ये आपके डेरिवेटिव होते हैं इनमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इनको नाइट्रो इमिडाजोल कहा जाता है, क्योंकि इनमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो होगा क्या, जो मेट्रोनिडाजोल का जो नाइट्रो ग्रुप है, आर इस चीज को बता रहा है कि ये मेट्रो भी हो सकता है, ये सेक्निडाजोल भी हो सकता है, ये एल्बेंडाजोल भी हो सकता है, स्ट्रक्चर वेरी करता है, लेकिन एक चीज जो सब में कॉमन है वो क्या है, नाइट्रो ग्रुप। तो होगा क्या, जब फेरिडॉक्सिन वापस अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जाएगा तो जो ये इन ड्रग्स में का जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये क्या कर देगा, नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। तो होगा क्या, देखो अपने जो आपके रिड्यूस होके जो इसने जो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे वो किसको दे दिए, आपके इस नाइट्रो ग्रुप को दे दिए, और होगा क्या, देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप में क्या आ जाएंगे, देखो यहाँ पे आपके फ्री रेडिकल्स आ जाएंगे, यानी कि नाइट्रो जो है वो क्या बन जाएगा, आपका फ्री नाइट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब नाइट्रो ग्रुप के पास क्या आ चुके हैं, फ्री रेडिकल आ चुके हैं। ये अपने आप में आप क्या था, सैचुरेटेड था, इसे जरूरत नहीं थी, लेकिन हुआ क्या, फेरिडॉक्सिन ने जब अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में से कन्वर्ट होना था, वापस अपनी फॉर्म में आना था,
तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए, इस नाइट्रो ग्रुप को दे दिए। तो नाइट्रो ग्रुप के पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, यानी कि इसके पास फ्री रेडिकल्स आ चुके हैं। और आप जानते हो जो फ्री रेडिकल होते हैं, चाहे वो नाइट्रो के पास हो चाहे ऑक्सीजन के पास हो, जो फ्री रेडिकल होते हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं, है ना। तो ये अब जो आपका नाइट्रो ग्रुप बना है, ये क्या करेगा, आपका जो फ्री रेडिकल कंटेन करता है बेसिकली, ये क्या करेगा, आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करेगा। ऑक्सीडेटिव डैमेज कहाँ होगा, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज कहाँ पे हो रहा है, ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है, पैरासाइट के अंदर हो रही है ना। ये पूरा प्रोसेस कहाँ हुआ, पैरासाइट के अंदर हुआ। जो मेट्रोनडाजोल था उसका एक्टिवेशन कहाँ हुआ, आपका एक्टिवेशन मतलब जो इसका ये फ्री रेडिकल में जो कन्वर्जन होना था वो कहाँ हुआ है, आपका पैरासाइट के अंदर। तो जो डैमेज होगा वो भी कहाँ होगा, पैरासाइट के अंदर। तो जो पैरासाइट है उसकी मशीनरी पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, उसके माइटोकॉन्ड्रिया, उसके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन है, सब डैमेज होगी और वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे आपके नाइट्रोइमिडाजोल वर्क करते हैं, ठीक हो गया। तो एक्टिवेशन कैसे होता है, तो PFOR एंजाइम बहुत जरूरी है और ये पूरा कन्वर्जन होगा। और ध्यान रखिएगा ये जो नाइट्रो है ना, जो ये फ्री रेडिकल्स हैं, ये वापस से भी ऐसा हो सकता है कि ये जो नाइट्रो फ्री रेडिकल्स हैं ये क्या करते हैं, इन जो इसके पास जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन को डोनेट कर देते हैं और ऑक्सीजन भी क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स होते हैं आपको पता है वो और भी ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट कॉज करते हैं और उससे जो डैमेज है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशिएट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है, पूरी प्रोसेस PFOR की वजह से, और हो कहाँ रही है, पैरासाइट के अंदर। और इस तरीके से मेट्रोनिडाजोल जो कि नाइट्रोइमिडाजोल की कैटेगरी की जितनी भी ड्रग हैं वो क्या करती हैं, आपका पैरासाइट को खत्म करती हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये जो है किसमें आता है, इंटेस्टाइनल एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, यानी कि इंटेस्टाइन में जो आपके पैरासाइट होंगे उन्हें भी खत्म करेगा और जो आपके लीवर में जो पैरासाइट हैं उन्हें भी खत्म करेगा। तो बहुत अच्छी ड्रग है ये। अमोबियासिस के ट्रीटमेंट में स्टार्टिंग जो इनिशिएटिंग थेरेपी के थ्रू में इसी को देते हैं। मैं बताऊंगी किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, कॉम्बिनेशन भी आपको बता दूंगी। अभी फिलहाल ड्रग्स को समझिए, ठीक है। अब आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। मेट्रोनिडाजोल के साथ आप देखोगे ज्यादातर मेट्रोनिडाजोल लेने के बाद आपका मेटालिक टेस्ट फील होता है बहुत, आप लेने के बाद आपको टंग में ना मेटल का जैसा टेस्ट लगेगा। साथ ही साथ इसकी वजह से आपको न्यूरोपैथी भी देखने को मिलेगी, ठीक है, नमनेस आ जाती है, कहते नहीं है बॉडी सुन्न पड़ गई है ना, मतलब आपकी कोई सेंसेशन नहीं हो रही है, तो न्यूरोपैथी इसका आप एक एडवर्स इफेक्ट है। इसके साथ साथ आप देखोगे जो मेट्रोनिडाजोल लेते हैं उनमें डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन भी होती है, यानी कि अगर आप मेट्रोनिडाजोल ले रहे हो साथ में अगर आप अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हो तो सेम वही रिएक्शन होगी जो अल्कोहल के साथ डाइसल्फाम लेने में होती है ना। विड्रॉल रिएक्शन देखी थी ना कि नशे को छुड़ाने के लिए, अल्कोहल को छुड़ाने के लिए आपको डाइसल्फाम दी जा रही है और आपने अल्कोहल ले लिया ट्रीटमेंट के दौरान, तो आपका और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, जो इफेक्ट आएंगे बहुत खराब इफेक्ट आएंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये आपका यही सेम आपका जो अल्कोहल के साथ आता है वही मेट्रोनिडाजोल के साथ भी आता है, मतलब डाइसल्फाम के साथ जो आता है। तो इसमें आपका डाइसल्फाम लाइक रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो डाइसल्फाम यानी कि अल्कोहल के साथ मेट्रोनिडाजोल को नहीं लेना है। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जो आपको मेट्रोनिडाजोल के साथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, आपको लेने के बाद आपको बहुत ड्राई ड्राई सा फील होगा, ठीक। साथ ही साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें पॉइंट, हाँ, एब्डोमिनल क्रैम्प, ठीक है, पेट में आपके क्रैम्प जो मरोड़ कहते हैं जिन्हें, वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपका क्या है, मेट्रोनिडाजोल यानी कि नाइट्रोइमिडाजोल कैटेगरी की ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, सेकेंड ड्रग की, जो है इमैटिन और डाइहाइड्रोइमैटिन। जो मैंने पहले भी बताया है कि ये दोनों ही क्या हैं, प्लांट बेस्ड ड्रग हैं जो कि इपिका कुन्हा का जो प्लांट होता है उससे ऑब्टेन की जाती हैं। इनके साथ देखो ये इमैटिन और डाइहाइड्रोइमैटिन कैसे काम करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सब आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है बिना प्रोटीन सिंथेसिस के सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रोटीन ही है जो उसके सारे सेल ऑर्गेनल्स को बनाती है, उसकी सेल को इंटैक्ट रखती है। तो ये जो पैरासाइट है इसके अंदर भी DNA होगा, इसके अंदर भी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी, है ना। जैसे DNA से mRNA बनता है, mRNA से आपने देखा कि किस तरीके से tRNA की हेल्प से प्रोटीन बनती है। और अगर ये आपने नहीं देखा है तो आप इसका लेक्चर देखिए, ठीक है, कि कैसे आपका क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, अदरवाइज आपको इतना नॉलेज होगा, मैं इतना
समझती हूँ कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। तो होता क्या है, आपने देखा होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, आपका डीएनए से एमआरएनए का स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। फिर क्या होता है, टीआरएनए आता है अमीनो एसिड को लेके, और एमआरएनए में प्रेजेंट जो आपके कोड्स होते हैं उनके एंटी कोडॉन को फिक्स करता चला जाता है, और इस तरीके से पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो इमेटिन और जो आपके डायहाइड्रोइमेटिन है, ये टीआरएनए जो अमीनो एसिड को लेके आ रहा है ना, उसके ट्रांसलोकेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। यानी कि डीएनए ने एमआरएनए बना दिया है, सपोज ये था, ये है, ठीक है। इस तरीके से ये एमआरएनए बन चुका है कोड के साथ। कोड आपको पता है बेस पेयर्स रहेंगे, है ना, कुछ भी हो सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ, एटीजीसी जो एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, इस तरीके से आपका क्या बन चुका है, कोड आ चुका है, जो किसने दिया, डीएनए ने दिया। अब टीआरएनए कैसे करता है, देखो इस तरीके से टीआरएनए है, ये पढ़ा है ना, टीआरएनए क्या करता है, इस तरीके से एंटीकोडॉन लेके आता है, ठीक। तो ये अपने एंटी जो भी होंगे वो लेके आएगा। सपोज जी है तो जी का आपको पता है क्या होता है, सी होता है, सी का अगेन जी होता है, और जी का सी, ये इस तरीके से लेके आएगा टीआरएनए, और इस तरीके से इन कोडॉन के ऊपर इन एंटी कोडॉन को फिक्स कर देगा। इसी तरीके से तो होता है ना, सी जी सी, इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका बेस पेयरिंग हो रही है, और इसी तरीके से पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, पढ़ा है ना। तो होता क्या है, पूरी प्रोसेस को तो आप समझ लेंगे, ठीक है। लेक्चर आपको मैं ऐसा करूंगी, लिंक दे दूंगी, आप वहां से ट्रांसलोकेशन पूरा देख लीजिएगा कैसे होता है। तो होता क्या है, ये जो टीआरएनए ये काम कर रहा है ना, कि कोड के एंटीकोडॉन लेके आ रहा है और इस तरीके से चेन आगे की ओर बढ़ रही है, ये क्या करता है, जो इमेटिन और डायहाइड्रोइमेटिन है, इस प्रोसेस को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो अगर टीआरएनए का ट्रांसलोकेशन होगा ही नहीं, अगर टीआरएनए एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, तो वो क्या होगा, पूरी चेन, क्या ये पूरी चेन आपकी बन पाएगी, बन पाएगी, नहीं बनेगी ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो इमेटिन डायहाइड्रोइमेटिन है वो क्या करता है, आपका जो टीआरएनए अमीनो एसिड का जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसके ट्रांसलोकेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। डिटेल के लिए लेक्चर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से समझ लीजिएगा कि टीआरएनए कैसे काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलिए, अब इमेटिन डायहाइड्रोइमेटिन के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके एडवर्स इफेक्ट की मैं बात करती हूँ। इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको लेने के बाद नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम होना, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। ये एडवर्स इफेक्ट इसके साथ है, और यही कारण है कि इसका यूज़ बहुत कम होता है। ये केवल उन्हीं सिचुएशन में यूज़ होगा जहाँ पे ये नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव आपके इफेक्टिव नहीं है, या इनको लेके कोई प्रॉब्लम है, जहाँ जिन केसेस में नाइट्रोइमिडाजोल इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, अपना असर नहीं दिखा रहे हैं, उस केस में आप इमेटिन डायहाइड्रोइमेटिन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपकी वो ड्रग है जो कि इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल दोनों जो अमीबा है उन पे काम करेंगी, जो इन्फेक्शन हुआ है उन पे काम करेंगी, ठीक है। तो ये था दोनों पे काम करने वाली मेडिसिन हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। और पूरा मैं कॉम्बिनेशन लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, कि किस तरीके से वर्क करता है। जो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे, अभी पहले ये समझ लीजिए कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। नाउ अब बात करते हैं उन ड्रग्स के बारे में जो क्या है, आपकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल है। चलो पहले इसी को कवर कर लेते हैं। ये वो ड्रग है जो केवल क्या करेंगी, लीवर पे काम करेंगी, मैं बता चुकी हूँ, इंटेस्टाइन पे काम नहीं करती, ये केवल लीवर पे काम करती है। और इस कैटेगरी में केवल एक ही ड्रग आती है, वो कौन सी है, आपकी क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन सबको पता है, ये एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसे यूज करते हैं, और यही ड्रग आपकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबिसाइड की तरह भी यूज होती है। यानी कि जो अगर इंटेस्टाइन से बाहर यानी कि लीवर में अगर आपको इन्फेक्शन को ट्रीट करना है तो आप क्लोरोक्वीन की हेल्प से इसे ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्यों कह रहे हैं कि ये इंटेस्टाइन पे काम नहीं करती, केवल एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल काम करती है। रीजन बहुत सिंपल है कि जब आप क्लोरोक्वीन खाते हो तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले ही आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि आपके कोलॉन में पहुंचती ही नहीं है। जब ये कोलॉन
में पहुंच ही नहीं रही है तो ये वहां पे कैसे काम कर सकती है? समझ में आ रहा है ना क्लोरोक्वीन क्यों काम नहीं करती? रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोरोक्वीन आपकी जनरली कब यूज करोगे? जब आप लीवर को टारगेट कर रहे हो कि आपको लीवर पे आपका अटैक करना है, वहां पे जो पैरासाइट हैं, ट्रोफोजोइट्स हैं, उन्हें किल करना है, तो क्लोरोक्वीन यूज होती है। अब बात ये आती है कि क्लोरोक्वीन के साथ भी आपकी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसकी वजह से आपका बीपी लो हो जाता है, वो आपका साइड इफेक्ट है। और भी बहुत सारे एंटी मलेरियल ड्रग में मैंने पूरा आपको इसका बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इसका मैकेनिज्म सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग्स का आप लेक्चर देख लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। तो क्लोरोक्वीन को हम जनरली क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि आप क्यों चाहोगे कि केवल आप एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमिबिसाइड दो, जब आपको पता है आपके पास ऐसी ड्रग्स अवेलेबल हैं जो दोनों पे काम करती हैं। क्योंकि इन्फेक्शन, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इन्फेक्शन केवल लीवर में हो और इंटेस्टाइन में ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन पहले इंटेस्टाइन में होता है और तब जाके लीवर में होता है ना। तो इसीलिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये यूज होती है। अब बात आती है कि ये पैरासाइट में कैसे अपना इफेक्ट दिखा रही है। इसका मैकेनिज्म अभी भी क्या है, आपका बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब्ड नहीं है। जैसे ये मलेरिया में के पैरासाइट को अटैक करती है, यही माना जाता है कि इसके पैरासाइट को भी ऐसे ही अटैक करती होगी, लेकिन क्लियर मैकेनिज्म इसका अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। तो ये था क्लोरोक्वीन, जो कि बहुत रेयरली यूज होता है, ना के बराबर यूज होता है, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं ल्यूमिनल अमीबिसाइड की। ये वो ड्रग होंगी जो कहाँ पे काम करेंगी, केवल इंटेस्टाइन में काम करेंगी, ठीक है। ल्यूमिनल अमीबिसाइड। तो इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहली ड्रग का नाम है डिलॉक्सानाइड फ्यूरोएट। पहली ड्रग है ये डिलॉक्सानाइड फ्यूरोएट, पहली ड्रग है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है पैरोमोमाइसिन। ठीक है। सेकेंड, इसके बाद थर्ड में जो आती है आपकी टेट्रासाइक्लिन, आप यूज कर सकते हैं, इसी में आएगी वो टेट्रासाइक्लिन। और लास्ट जो है आपकी वो है क्विंडोक्लोर। तो ये 4 ड्रग मेनली हैं जो हम ल्यूमिनल अमीबोसाइड के तौर पे यूज करते हैं, यानी कि वो ड्रग हैं जो कि केवल आपके क्या करेंगी, ल्यूमिन पे असर करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट, ठीक है। डिलॉक्सानाइड फ्यूरोएट क्या है आपका, ये फॉर्म जो है ये भी हाँ इनएक्टिव फॉर्म है। जैसे ही ये डिलॉक्सानाइड फ्यूरोएट पैरासाइट के अंदर जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म डिलॉक्सानाइड में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूरोएट आपका हट जाएगा और ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। अब इसके मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो मैकेनिज्म इसका अभी भी अननोन है, पूरा क्लियरली मैकेनिज्म नहीं अवेलेबल है कि ये डायरेक्टली पैरासाइट के अंदर जाके ऐसा क्या कर रही है। बस ये पता है कि ये जो डिलॉक्सानाइड फ्यूरोएट है, ठीक है, ये क्या करती है, जो ट्रोफोजाइट्स होते हैं, मैंने बताया था 2 फॉर्म होती है ना, लाइफ साइकिल हमने पढ़ी थी, तो मैंने क्या बताया था, जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है उसकी 2 फॉर्म है, सिस्ट और ट्रोफोजाइट, ठीक है। तो ये क्या करती है, डिलॉक्सानाइड जो फ्यूरोएट है ये क्या करती है, आपकी ट्रोफोजाइट्स को किल करती है। जो ट्रोफोजाइट्स हैं जिनसे वापस क्या बनते हैं, सिस्ट बनते हैं और लीवर में इंफेक्शन जाता है, ये उनको क्या करती है, किल करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डिलॉक्सानाइड फ्यूरोएट कैसे किल करती है ये नहीं पता, लेकिन ये ट्रोफोजॉइट्स को किल करती है ये पता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है, और डिलॉक्सानाइड फ्यूरोएट के साथ अगर हम देखें तो इसके साथ जो साइड इफेक्ट है बहुत ही मिनिमम है, ठीक है। इसकी वजह से आपका अर्टिकेरिया हो सकता है और थोड़ा बहुत स्टमक अपसेट हो सकता है, ज्यादा सीवियर इसकी वजह से साइड इफेक्ट नहीं है, तो अच्छी ड्रग है, ठीक है, ये यूज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरामोमाइसिन की। पैरामोमाइसिन सबको पता होना चाहिए कि ये क्या है, आपकी एंटीबायोटिक है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आने वाली ड्रग है। और ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अगेन जैसे आपका क्या कर रही थी, इमैडिन डाइहाइड्रोमेटिन कर रही थी, हालांकि तरीका अलग था लेकिन करती ये भी वही है, ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देती है। और अगर किसी पैरासाइट के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो खत्म हो जाएगा। तो ये पैरामोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों ही एंटीबायोटिक है और दोनों की दोनों क्या करती हैं, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं, प्रोटीन सिंथेसिस
इनहिबिटर। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो समझ लीजिए कि जो ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ना, जो इसकी फॉर्म चाहे सिस्ट फॉर्म हो, ट्रोपोजॉइड फॉर्म हो, ये हमारे जो गट में, हमारे जो इंटेस्टाइन में, जो कोलॉन में प्रेजेंट जो हमारे माइक्रोफ्लोराज होते हैं ना, जिन्हें गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, उनके साथ ये सिम्बायोसिस में रहते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, उनसे आप बोल सकते हो कि उन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं हम, अगर हम किसी भी तरीके से, सपोज हम पैरासाइट को तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पैरासाइट को नहीं खत्म कर पा रहे हैं, हम ऐसा करें कि अपने जो माइक्रोफ्लोराज है ना उनको खत्म कर दें। जो गुड माइक्रोफ्लोरा है, ऑब्वियसली हेल्थ अफेक्ट होगी, लेकिन अगर माइक्रोफ्लोराज को हम कम कर दें तो उससे क्या होगा, सिम्बायोसिस डिस्टर्ब हो जाएगी। पैरासाइट जो हमारे माइक्रोफ्लोराज से जो न्यूट्रिशन लेते थे वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उन पैरासाइट को क्या कर दोगे, फूड डिप्राइव्ड बना दोगे, यानी कि उनको जो जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो फूड चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो उन्हें मिलेगा नहीं, तो वो डेड हो जाएंगे। तो टारगेट दोनों हो सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली पैरासाइट को टारगेट करो, जो अभी तक हम करते आ रहे थे, या फिर आप अपने माइक्रोफ्लोरास जो है उनको टारगेट करो, जिससे आपके पैरासाइट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये जो ड्रग है दोनों, पैरामोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये यही करती हैं। ये क्या करती हैं, उन माइक्रोफ्लोरास को अटैक करती हैं, जिसकी वजह से जो पैरासाइट है, जो आपका ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और ये आपका खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट आती है वो है क्विंडोक्लोर। क्विंडोक्लोर का इस कैटेगरी में भी आपकी क्लियोक्विनोल और आपकी आइडोक्लोर, ये अलग अलग टाइप की ड्रग हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। तो मेन कैटेगरी यही है क्विंडोक्लोर। तो क्विंडोक्लोर जो होती हैं ये ड्रग, इनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म इनका भी नहीं पता है। इसके लिए भी सीधे आप यही बात ध्यान में रखिएगा कि ये भी आपकी क्या करती हैं, लाइक डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट, ये भी आपकी क्या करती हैं, जो आपके ट्रोफोजॉइट्स होते हैं उन्हें किल करती हैं, लेकिन मैकेनिज्म इसका अभी तक नोन नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रोफोजॉइट्स को किल करती है, लेकिन अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है समझ लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्विंडोक्लोर के साथ एक प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई जिसका नाम है आपका SMON, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो आपकी न्यूरोपैथी है, ये बेसिकली क्या है, आपका एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो इसके साथ रिपोर्ट हुआ था। हुआ क्या था, जापान में क्विंडोक्लोर को ऐसे ही आपका क्या था, डिसेंट्री के लिए यूज कर रहे थे। अगर किसी को इस टाइप का अमोबियासिस वगैरह है, डिसेंट्री हो रही है, बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, तो उसके लिए ये क्विंडोक्लोर यूज किया जाता था, वर्ल्ड वाइड यूज होता था। लेकिन हुआ क्या, जापान में देखा गया कि ये जो क्विंडोक्लोर की वजह से है, ये सिंड्रोम देखने को मिला, सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी। यानी कि इससे क्या हुआ, जो पर्सन था जो इसे कंज्यूम कर रहा था, उसको एकदम से पैरालिसिस हो गई, ठीक है, पैरालिसिस हुई, साथ ही साथ उसकी जो आई है, जो आई साइड है आपकी, ब्लाइंडनेस हो गई, ठीक है, देखने में प्रॉब्लम होने लगी, ब्लाइंड हो गया इंसान। तो और साथ ये जो प्रॉब्लम हुई, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, इसी की वजह से आपका क्या हुआ, जो ये जो ड्रग है क्विंडोक्लोर, ये जापान में और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये ड्रग बैन हो गई, ठीक है, वहां पे इसका यूज बंद कर दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से ये चीज हुई, ठीक है। जो आपका मैंने बताया क्या हुआ, पैरालिसिस हुई, ठीक है, बॉडी पूरी पैरालाइज्ड हो गई, लकवा जिसे बोलते हैं, साथ ही साथ आपकी ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिली। तो इस वजह से ये ड्रग बैन हो गई। अब इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में ये जो ड्रग थी ये केवल चिल्ड्रन में बैन की गई, यानी कि जो बच्चे हैं उनको ये ड्रग नहीं दी गई, क्योंकि उसकी वजह से देखा गया कि भाई आई में डैमेज हो रहा है, तो बच्चों को नहीं देनी है। लेकिन बड़े में जो आपके एडल्ट्स हैं उनमें ये मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, यूज बहुत लिमिटेड है, नहीं इतना ज्यादा यूज किया जाता है, बट एडल्ट्स में ये बैंड नहीं है इंडिया में, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे नहीं है, बट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं अलॉन्ग विद जापान जहाँ पे ये क्या है, आपकी ड्रग जो क्विंडोक्लोर कैटेगरी की ड्रग है, ये आपकी क्या है, बैंड है ड्यू टू SMON, ठीक है, SMON सॉरी, सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो ये था क्विंडोक्लोर, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेट मी चेक अगर हमारा कुछ रिमेनिंग पार्ट इसमें है जो छूट रहा है, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसी सिंड्रोम की वजह से इसे कभी भी 14 डेज से ज्यादा नहीं दिया जाता है। ये हमेशा, ये जो सिंड्रोम देखने को मिला है लॉन्ग टर्म यूज में था, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि ये सिंड्रोम आ रहा था तो इसको शॉर्ट टर्म यूज में भी नहीं लिया बहुत सारी कंट्रीज ने, लेकिन इंडिया में ये
ये बोला जाता है कि मोर देन 14 डेज आप इसे नहीं कंज्यूम कर सकते, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये इससे रिलेटेड आपका एडवर्स इफेक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है बात, तो ये सारी ड्रग्स हमने कवर कर ली। अब भाई हम ट्रीट कैसे करेंगे? अगर एमोबियासिस का पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप ऐसे कैसे ट्रीट करते हो? तो सबसे पहली बात जो आपको अभी तक आपने पढ़ा, आपको क्या लगता है कि कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? हाँ, क्या लगा? वो ड्रग्स जो कि इंटेस्टाइन और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल यानी कि लीवर दोनों पे काम करती हूँ, क्योंकि इस अमोबियासिस के केस में दोनों ही ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, आप इनिशिएशन जो स्टार्टिंग में जो पेशेंट आता है उसे हम क्या देते हैं? मेट्रोनिडाजोल ही देते हैं। इन केस अगर आप मेट्रोनिडाजोल नहीं दे रहे हो तो टिनिडाजोल भी आपका ऑप्शन में है, ठीक है, वो आप दे सकते हो। तो अगर आप मेट्रोनिडाजोल दे रहे हो तो आपको क्या करना है? 500 mg, और थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, 500 से 750 mg की रेंज रहती है, इतना आप मेट्रोनिडाजोल दोगे 3 टाइम्स ए डे फॉर 10 डेज, ठीक है। 10 दिन के लिए दिन में 3 बार आपको मेट्रोनिडाजोल देना है, ये आपका रहेगा। और अगर आप टिनिडाजोल दे रहे हो, मेट्रोनिडाजोल को नहीं दे रहे हो, दूसरी ड्रग टिनिडाजोल अगर आप उसे दे रहे हो, क्योंकि उसकी जो हाफ लाइफ है वो ज्यादा होती है आपकी, तो उसको आपको क्या करना है? 2 ग्राम दीजिए, 1 ए डे, दिन में 1 बार देनी है, और ये केवल आप 3 दिन के लिए देंगे, ठीक है। तो दोनों में वेरिएशन है, दिन भी कम हो जा रहे हैं, डोज हालांकि 1 दिन की बड़ी है, और लेकिन जो डोजिंग टाइम है वो एक ही बार है, दिन में 1 बार आपने देना है। तो ये आप कर सकते हो, दोनों के बीच में ऑल्टरनेटिवली आप चूज कर सकते हो कौन सी आप दे रहे हो, अकॉर्डिंग टू पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी और उसकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी लगेगा, ठीक है। इसके साथ आपने क्या करना है? कॉम्बिनेशन में आपने ल्यूमिनल अमीबेसाइड भी देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने क्या किया? 10 दिन के लिए ये दे दी ड्रग, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? कॉन्टिन्यूएशन में आपने ये ड्रग दे देनी है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में, लीवर से चलो आपने उस ड्रग से खत्म कर दिया, लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई लंबे टाइम के लिए कोई रिलैप्स ना हो, कि थोड़े टाइम बाद और वो चीज ना हो, तो आप ल्यूमिनल अमीबिसाइड दे सकते हैं। उसमें आप डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट दे सकते हो, पैरामोमाइसिन दे सकते हो, ठीक है, क्विंडोक्लोर भी दे सकते हो। तो ये कैटेगरी की ज्यादातर आप देखोगे डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट को दिया जाता है, ठीक है। तो डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट, पैरामोमाइसिन, इनकी डोज वही रहती है, 500 mg देते हैं, टीआईडी 3 बार देनी है, सेम मेट्रोनिडाजोल की तरह 10 दिन के लिए आप देंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन क्विंडोक्लोर जो है आपकी, ये आपकी 650 mg आपकी क्या करते हैं? 20 डेज के लिए देते हैं, ठीक है। इसकी भी टीआईडी ही रहेगा, 3 बार ही देनी है इसको, लेकिन 20 डेज के लिए आप दोगे। तो ये आपका क्या है? डोज रेजिमेन रहेगा। अकॉर्डिंगली जितना टाइम लेना है, कि कितने टाइम में ये अमोबियासिस जो पर्सन है उसका स्टूल जो आप एग्जामिन करोगे, जो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कैसे डायग्नोसिस की जाती है, जो पेशेंट है उसका स्टूल जैसे ही कल्चर उसका नेगेटिव आ जाता है, यानी कि अब अगर उसके स्टूल में सिस्ट आपको नहीं मिल रहे, तो आप वहां पे इसका जो आपका ट्रीटमेंट है रोक देंगे, ठीक है। अदरवाइज ध्यान में रखिएगा कि जो इनिशिएशन होगा, जो ड्रग थेरेपी स्टार्ट की जाएगी, उसमें आपकी नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव ही दिए जाएंगे, और फिर आपका कॉन्टिन्यूएशन फेज में आप ल्यूमिनल अमीबिसाइड को दे सकते हैं। और स्टार्टिंग में भी जब आप मेट्रोइमिडाजोल दे रहे हो तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट या फिर ये मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा जो डॉक्टर की अपनी समझ के ऊपर कि कौन सी मेडिसिन दी जानी चाहिए और कौन सी नहीं दी जानी चाहिए। तो ये है ऑल अबाउट एंटी अमीबिक ड्रग और अमोबियासिस। तो ये दोनों पार्ट को अच्छे से आप समझिए, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।